अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की, जो 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका तो पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। इस पर मुख्तलिफ जो अखबारात हैं, इंटरनेशनल बड़े अखबारात जो हैं, वो भी तबसरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी यही कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि मोदी समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब उन्हें अमेरिका का ज़्यादा साथ देना है या चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को मद्देनज़र रखना है। दोनों में से किसी एक को भी वो खफा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन किसकी नाराज़गी किसी न किसी हद तक मोल ली जा सकती है, इस पर मोदी साहब अभी भी कंफ्यूज हैं। अच्छा जी, मोदी साहब की जो बेएतमादी दिखाई दे रही है अपनी ज़ात को लेकर, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक और जगह से उन पर बेएतमादी का इजहार किया गया है, और ये किया गया है सिखों की जानिब से, जो कि अमेरिका में मौजूद हैं। आपको बताएं कि मोदी के अमेरिका पहुंचने के बाद न्यूयॉर्क की अदालत ने भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में भारतीय वज़ीर आज़म के समन जारी कर दिए हैं। मोदी के खिलाफ समन का इजरा न्यूयॉर्क के जनूबी ज़िले की फेडरल कोर्ट की तरफ से किया गया है, जहां 17 सितंबर को जस्टिस फॉर सिक्स की तरफ से सिविल मुकदमा दायर किया गया था। इत्तलात ये भी हैं कि मजिस्ट्रेट कैथरीन पार्कर जो हैं, इस मुकदमे की समाअत के लिए उनको मुकर्रर किया गया है। और मोदी के ये समन जारी होने के बाद न्यू दिल्ली के सिफारती हलकों में परेशानी का अंसर नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। परेशान तो यकीनी तौर पर मोदी भी होंगे। अब देखना यह है कि ये जब समन जारी हुए हैं तो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरह से चलती है, लेकिन अभी इन समन का जारी होना भी एक बड़ी सुक्की की बात है, मोदी सरकार ही के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा फैसल साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये माहिर हैं भारतीय उमूर के। बहुत सारे भारतीय चैनल्स पर मौजूद होते हैं, बड़े अच्छे से न सिर्फ पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं बल्कि भारत को भारतीय टीवी चैनल्स पर उन्हीं का चेहरा जो है वो बड़े वाज़े अंदाज में दिखाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। बात करेंगे मोदी के जो समन जारी हुए हैं न्यूयॉर्क की कोर्ट से, उस पर। अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल। वालेकुम सलाम अस्मा। और वाकई ही ये समन जारी होना एक गुड ओमन है, ये अच्छा शुगन है। अच्छा राजा फैसल, सुबकी की बात तो है ही है, लेकिन ये कहिएगा कि कितना सिग्निफिकेंस है, अलामती है ये चीज़। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन अगर ये अलामती भी है, अगर कोई इस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है जिस तरह से सिख कम्युनिटी के लोग चाह रहे हैं, फिर भी ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। देखिए, ये इस तरह की शर्मिंदगी दूसरी दफा देखनी पड़ रही है मोदी जी को। पहली सबसे जो शर्मिंदगी उनको देखनी पड़ी वो काफी आज से तकरीबन 16-17 साल पहले, आपको याद होगा कि मुसलमानों की गुजरात रॉयट्स के दौरान जो मासिकर किया गया, उस हवाले से और इनकी कुछ तकरीरों के हवाले से, जो कि ये इस्लाम मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ तकरीरें करते रहे अपने जलसे जुलूसों में, उस एतबार से इनको बैन कर दिया गया था कि ये घुस नहीं सकते अमेरिका में। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए ये कि मॉरली ही हैज अ वेरी लो ग्राउंड। दूसरा ये कि सिखों की तरफ से ये कुछ होना उस वक्त के जिस वक्त यूएनजीए हो रही है, और साथ में अभी हमें आने वाले दिनों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हुए नजर आएंगे, और ये अच्छा इकदाम है, लेकिन ऑब्वियसली इसको इस तनाजुर में नहीं देखा जा सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उसको वहां पे किसी तरीके से भी कोई निशाना बनाया जाएगा को कोर्ट्स का। उसकी वजह ये है कि उनको इस वक्त ऑब्वियसली वहां पे एक इम्यूनिटी हासिल है, तो वो तो नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन अलामती तौर पे ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और मेरे ख्याल में सिक्स फॉर जस्टिस जो एक तंजीम है जो कि सिखों के बारे में बात करती है, उनका ये इस वक्त हाईलाइट करना कि ये वही मोदी है जो कि चुन चुन के लोगों को मरवा रहा है, और वाकई ही एक खून की होली खेली जा रही है इस हिंदुत्वा रजीम की जानिब से पंजाब में और हरियाणा में। और जिस तरीके से किसानों को ट्रीट किया गया, और किसानों की आड़ में काफी सारे लोगों को घरों से उठा के मारा गया, वो मेरे ख्याल में ये केस बनता था और बहुत अच्छा इकदाम था। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर अमल दरामद बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आता है। हाँ, एक प्रेशर बिल्डअप हो गया मोदी जी पे, एंड यू आर वेरी राइट कि ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे कोई बेगानी शादी में फिर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन राजब कुछ ये बता दीजिएगा, सिखों के साथ तो जो हो रहा है उसके लिए सिख बरादरी हमें न्यूयॉर्क में आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है,
लेकिन जो कुछ मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो भी कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम भारत के खुद अपने अंदर की बात कर लेते हैं, सिर्फ सिख कम्युनिटी तो निशाना नहीं बन रही है ना राजा फैसल, वहाँ पर बहुत सारी दीगर अकलियतें भी हैं जिन पर मजालिम ढाए जाते हैं, मुसलमान हैं, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी उन हिंदुओं का जिनको ये लोग निचले दर्जे के हिंदू करार देते हैं, और उन पर फिर जिस तरह का रवैया इनका दिल करता है, जिस तरह का मजालिम इनका दिल करता है वो उठाते हैं। तो क्या हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क के इस दौरे के दौरान मोदी साहब से कुछ ना कुछ इस बारे में कहीं ना कहीं कोई सवाल होता हुआ दिखाई देगा? और अगर सवाल होगा तो आपको लगता है कि मोदी सरकार कहीं बात करने लायक हैं इस पर? देखिए अस्मा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ अरसे से, लाइक तकरीबन 7 साल से एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है भारत के लिए, और उस भारत को जो कि इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा। लाइक कलीसा को भी बॉम्ब किया गया, इनकी जानिब से आग लगाएगी, फिर साथ में गोल्डन टेम्पल पे जो कुछ हुआ वो भी सबको पता, फिर बाबरी मस्जिद भी, मक्की मस्जिद सबको पता है कि वो क्या होता रहा, बिल्कुल। समझौता एक्सप्रेस क्या होता रहा, फिर दलित्स के खिलाफ जो कुछ हुआ, वो हिंदू जो कि अनटचेबल्स हैं, जिनके आईडी कार्ड पे हिंदू लिखा होता है, लेकिन ये उनको भी एज एन अकलियत डिक्लेयर करते हैं और ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त क्या होगा कि इस वक्त ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इनको एक माइलेज दी गई है, मतलब अमेरिकन का और वेस्टर्नर्स का साथ देने के लिए। हमने देखा कि अलायंस में है इस वक्त वो चाइना के खिलाफ, तो फिर इनको वो माइलेज दी गई है वहां पे लॉबिंग की, जो लॉबिंग की माइलेज है। फिर साथ में बड़ी बड़ी जो आपको आईटी इंडस्ट्री जो नजर आती है अमेरिका की, उसमें बड़े बड़े लोग ऊंची जगह पे इंडियंस बैठे हुए नजर आते हैं। ये सब का सब उस एक प्लान का नतीजा है जिसके तहत के अमेरिका ने वक्ती तौर पे इनको एक ब्रीदिंग स्पेस दी हुई है और इनको लॉबिंग इनके साथ शेयर की हुई है। और जिस वजह से कि हमें ये नजर आता है कि ये होता हुआ मुश्किल नजर आता है, इसी वजह से कोई सुनता नहीं मजलूम की। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब इनको हर तरफ से मार पड़ेगी तो फिर हर एक को ये खुद कह कह के सुनाएंगे। बिल्कुल, और लगता है ये राजा फैसल कि वो वक्त कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वो जो एक बिल्कुल। मिसाल है ना बचपन से हम सुनते चले आए हैं, बगल में छुरी मुंह पे राम राम, वो लगता है कि मोदी साहब पे बिल्कुल सही बैठती है, परफेक्ट बैठती है वो मिसाल इनके ऊपर। क्योंकि आप देख लीजिए कि पता तो इनको भी है कि इन्हें अमेरिका और चीन में से किसको चुनना है, किसका साथ देना है, लेकिन अब ये ड्रामा ये रचाते हुए मैं दिखाई दे रहे हैं कि दोनों मुल्कों को मैं किसी न किसी तरह से खुश रख पाऊँ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अब इनका दौरा है यूएनजीए के लिए सही है, बाइडेन के साथ मुलाकात के लिए, लेकिन बात तो होगी ना कि जी आप किसके साथ खड़े हैं, आप इसको वाजे करें, ये दोगलापन छोड़ दें अब आप। देखिए, हमें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरह सिर्फ एक चीज को हर एक जगह हाईलाइट करने की जरूरत है। वो ये कि हम हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। ये वो आइडियोलॉजी है जिसको कि मोदी फॉलो कर रहा है। ये वो ट्रू। आइडियोलॉजी है कि जिससे कि हिंदुइज्म को ही नुकसान है। हिंदुइज्म जो कि जिसमें के दलित्स भी आते हैं, उनको भी इस चीज से नुकसान है, ना सिर्फ उनको, फिर बाकी माइनॉरिटीज को भी नुकसान है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाईलाइट करने की जरूरत है कि ये जो वक्त का नात्सी है, इसका रास्ता रोका जाए। ऐसा ना हो कि जो पिछली सदी में नात्सीज करता रहा, वो इस वक्त का नात्सी इस सदी में करने के काबिल हो जाए। तो मेरे ख्याल में दुनिया को बारहा ये बताने की जरूरत है कि जिनको वो हिंदू समझ रहे हैं वो हिंदू नहीं। क्योंकि मेरे भी कई हिंदू कंट्रीमैन हैं, आपके भी कई हिंदू कंट्रीमैन हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के हर शोबे में सर्व कर रहे हैं और ब्रिलियंटली सर्व कर रहे हैं। हिंदू का कोई मसला नहीं, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मसला है जिसको के हमारे हाईलाइट पाकिस्तान करने की जरूरत है, टेलीविजन पर और हाई इस लेवल पे। चैनल पर जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की बहुत सारी खिदमात हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, वो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। फिर इतना बड़ा दिल जो है, इतना बड़ा जिगरा जो है, वो मोदी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है कि अपने ही वतन में, अपने ही मुल्क में बसने वाले लोगों के लिए थोड़ा भलाई का सोच ले? ये नहीं हो पा रहा है। बहरहाल राजा फैसल, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए, आपके वक्त के लिए। राजा फैसल भी वही बात कर रहे थे कि असल जो हमें या किसी भी इंसान को या किसी भी इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले शख्स को मसला हो सकता है मोदी से, मोदी सरकार से, वो कुछ और नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर इंसानियत की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं,
तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तंग किया जा रहा है और सोचा ये जा रहा है कि क्योंकि ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू बस सकते हैं। ऐसा वाक़तन करने के लिए जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं उस पर अब आलमी बरादरी को न सिर्फ आवाज़ उठाना होगी बल्कि अमली इक़दामात भी करना होंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ज़ाहिर है UNGA से खिताब करेंगे और यकीनन जैसे पहले उन्होंने लास्ट ईयर उससे भी पिछले साल हमने देखा था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर बात की थी, RSS के नज़रिए को पूरी दुनिया के सामने आलमी बरादरी के सामने उजागर किया था। लगता यह है कि अब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़रूर उसका जिक्र करेंगे और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर में क्या कुछ कर रहा है भारत इसका जिक्र न किया जाए। और यही जिक्र किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, जिन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ मुलाकातें की। आपको बताएं कि ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारिजा अलेक्जेंडर शिलेसबर्ग ने उनसे मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दोनों शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू की गई है। ये उसी गुफ्तगू के उसी मुलाकात के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दोनों ममालिक के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से स्लोवेनिया के वज़ीर ख़ारिजा एनजे लोगार ने भी मुलाकात की है और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू के माबैन भी मुलाकात हुई है, जिसमें मसला कश्मीर पर तुर्की के उसूली मौक़िफ़ और गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में जन्म लेते माशी और इंसानी बहरान को रोकने के लिए आलमी बरादरी को फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो इससे पूरा ख़ित्ता मुतासर होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने भी मुलाकात की और इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उन पर भी गुफ्तगू हुई है। और नाज़रीन, कतर की कुछ बात कर लेते हैं। कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तान और कतर के माबैन गहरे और बरादराना ताल्लुकात मौजूद हैं। दो तरफ़ा सियासी इक़्तिसादी शराकतदारी में अब ये ताल्लुकात हमें तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान के हवाले से यहाँ पर अहम किरदार अदा किया है। कतर में बड़ी मीटिंग्स होती रही हैं, बड़ी एफ़र्ट्स कतर ने की हैं तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए, मुज़ाकरात करवाने के लिए, वहाँ पर अमन के क़याम के लिए, और ऐसी एफ़र्ट्स पाकिस्तान की जानिब से भी की गई हैं। तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर के इजलास में भी शिरकत की है। ये भी एक बड़ी अहम खबर है। और यहाँ जब उन्होंने खिताब किया तो वज़ीर ख़ारिजा का कहना यह था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जो इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं और ख़ित्ते में अमन व अमान की जो मखदूश सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इन चैलेंजेस से निमटना कैसे है इसके लिए लाए अमल भी तैयार करना होगा। 5 अगस्त 2019 से 80 लाख कश्मीरी बदतरीन मुहासरे, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और गैर मामूली कदगनों का सामना कर रहे हैं। भारतीय काबिज़ अफवाज मज़लूम कश्मीरियों की इस जबरो इस्तबदाद के खिलाफ आवाज़ को दबाने के लिए काले कवानीन का सहारा लेकर नाकाबिल बयान मज़ालिम ढा रही हैं। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा ने यहाँ ये भी बताया है कि भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी के तर्ज़ अमल से इस कदर खौफज़दा थी कि उनके इंतकाल कर जाने के बाद भी उनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। जहाँ उन्होंने वसीयत की थी, जो भी शख्स जिस भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो अपनी मौत के बाद कुछ ऐसी वसीयत कर जाता है कि वो क्या चाहते हैं तो उस पर अमल दरामद किया जाता है। लेकिन सैयद अली गिलानी के मामले में ऐसा नहीं किया गया। इस चीज़ को भी आज हाईलाइट किया गया है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। और जो मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, इन्हीं मुलाकातों पर तज्ज़िया लेने के लिए और थोड़ा अपडेट रहने के लिए, आपको भी अपडेट रखने के लिए हम राब्ता कर रहे हैं नौक़ेस साही साहब से, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौक़ेस साही, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? नौक़ेस, आप सुन सकते हैं मुझे? नौक़ेस साही की आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे जी हम उनसे दोबारा से रब्ता करें, लेकिन अभी बड़ी अहम ख़बरें जो न्यूयॉर्क से हम आपसे शेयर कर रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी अहम हो रही हैं। ज़ाहिर है कोई भी मुलाकात गैर अहम नहीं है, ख़ास तौर पर जब ऐसे फ़ोरम पर की जाती है, ऐसे मौके पर की जाती है। लेकिन जो OIC राबिता ग्रुप है कश्मीर के लिए, उसमें वज़ीर ख़ारिजा ने आज जो खिताब किया है ना नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसलिए अहम है कि उन्होंने यहाँ पर मौजूद तमाम जो शुरका हैं उनको ये बताया है कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो संगीन
कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भारत की जानिब से वो जारी हैं। किस तरह से खित्ते का जो अमन व अमान है वो दाव पर लगा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि कश्मीर में भारत किसी तौर अमन कायम नहीं होने देने जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत को ना आना पड़े, ये तो भारत की हमेशा से ही कोशिश रही है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जी आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन कल जो हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का BBC से इंटरव्यू शेयर किया था, उसमें आपने खुद सुना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो खुसूसी हैसियत जिस तरह से मकबूजा कश्मीर की ख़त्म की गई थी, पाबंदियाँ बढ़ाई गई थी, जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं की जाती है, तब तक कोई बात किसी तौर अब भारत से नहीं हो सकती है। और ये पाकिस्तान का बड़ा एक उसूली मौक़िफ़ है। यही मौक़िफ़ आज हमने देखा है कि OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर में भी इस इजलास में शिरकत करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया भर के सामने रखा है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बात कर ही रहे हैं, लेकिन बात हो रही है अफ़गानिस्तान को लेकर भी और बात हो रही है मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ। कहा यह जा रहा है, जैसे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जब कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी से मुलाकात की, तो इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान की उभरती हुई जो सूरत हाल है उस पर बात की गई है। कतर जिसका बड़ा ज़्यादा ताउन रहा है अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम को लेकर, पाकिस्तान के साथ भी उसने बहुत ज़्यादा ताउन किया है, क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से था जो कोशिशें करते रहे हैं, एफ़र्ट्स करते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह अमन कायम हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ कोशिशें नहीं की हैं, पाकिस्तान ने अपने 70,000 से ज़ायद लोगों की जानों की कुर्बानी भी दी है। बहरहाल जी, नौखेज़ शाही साहब हमें बताया जा रहा है, हमारे सीनियर रिपोर्टर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, न्यूयॉर्क से उनसे बात करते हैं। नौखेज़, आवाज़ आ रही है आप तक? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा नौखेज़, बताइएगा ये जो मीटिंग्स हो रही हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, यकीनन बड़ी अहम हैं। अहम इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को लेकर और मकबूजा कश्मीर को लेकर वज़ीर ख़ारिजा हर फोरम पर हमें ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि ये जो OIC राबिता ग्रुप है कश्मीर के लिए ख़ास तौर पर, उसके इजलास में वज़ीर ख़ारिजा ने जो खिताब किया है उसके चीदा पॉइंट्स अगर आप हमसे शेयर कर सकें। क्या कहा है उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, क्या मुतालिबात उनकी जानिब से रखे गए हैं, क्या कुछ भारत को करना चाहिए, क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या गुफ्तगू की उन्होंने? जी असमा, मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह जो है OIC के जनरल सेक्रेटरी की ज़ेर सरपरस्ती 5 रुकनी जो था पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, नाइजेर, अज़रबैजान के जो वज़ीर ख़ारिजा थे, उनकी जो थी वो एक मुलाकात हुई, जिसमें कश्मीर का मसला जो था वो डिस्कस हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा फिर OIC राब्ता ग्रुप के सामने कश्मीर का मसला रखा। और इस मुलाकात के बाद जो चीज़ तय हुई उसमें यही था कि कश्मीर का मसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको हल होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, जो उन्होंने 2019 के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो मुकदमा लड़ा था, उसकी अब पूरी दुनिया जो है तईद कर रही है। कल तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि जो कश्मीर का मसला है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जी ठीक है। और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की गई है वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, चाहे वो कतर के हवाले से बात हो रही हो, दीगर ममालिक से मुलाकात हो रही हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह किया है आज उन्होंने। और साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ डोज़ियर भी पेश किए गए हैं सबूतों के तौर पर कि जी भारत वहाँ पर क्या कुछ कर रहा है। इन डोज़ियर के पेश किए जाने की नौखेज़ क्या अहमियत है, क्या बताएँगे आप? जी जी बिल्कुल, जो अफ़गानिस्तान का इशू है इसको वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारिजा के सामने रखा है। और आज अभी थोड़ी देर कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा से बड़ी अहम मुलाकात हुई। इस हवाले से अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ के इनखला के हवाले से बड़ी अहम मुलाकात थी। कल जो था वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा, आयरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा, इसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए महाजरीन और उनके जो ख़ारिजा अमूर के चीफ़ हैं उनसे भी मुलाकातें हुई। उसमें
उसमें जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि दुनिया को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में किसी भी किस्म का जो मुआशी बहरान है इससे बचने के लिए दुनिया को सामने आना चाहिए और अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए। आपको पता होगा कि जब से अफ़गानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ से एवैक्यूएशन में जो था बड़ा अहम, बड़ा कलीदी रोल अदा किया था, जिसको अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने अभी मुलाकात शुरू होने से पहले सराहा है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नौकेश शाही साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ज़ाहिर है न्यूयॉर्क आजकल अब बहुत बड़ी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है। UNGA की वजह से यहाँ पर आम शख्सियात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी ज़ाहिर है UNGA के इस इजलास से खिताब कर रहे होंगे, और लास्ट ईयर उन्होंने खिताब किया था वो भी आपके सामने है। उसी के तनाजुर में अभी बहुत सारी बहस हो रही है कि अब की बार जब वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे होंगे तो उनका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर रहेगा। ये तो हम जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात हो रही होगी, साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी जिक्र करेंगे, और फिर एक और चीज़ जिसके हवाले से लास्ट ईयर भी वज़ीर आज़म ने बात की थी वो थी जी कि हम अपने माहौल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ये जो इतने मौसमियाती तग़य्युरात हो रहे हैं इनको होने से कैसे रोक सकते हैं। और आपको बताएं कि आज जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से बड़ा सराहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की गई है। मुख्तलिफ इक़दाम पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इसी सिलसिले में मुलाकातें भी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ उमूर को लेकर जो भी मामलात हैं उनको दुनिया के सामने, उन एफ़र्ट्स को दुनिया के सामने रखा जा सके। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, और अब हमें बात करनी है एक ऐसी जंग की जो दो बड़ी ताकतों के दरमियान काफ़ी अरसे से छिड़ी है, लेकिन आज कुछ हम इसका तकाबली जायज़ा लेंगे कि इन दोनों में से जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं चीन और अमेरिका की टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ का मैदान सबकत ले जाने की दौड़ की, जो बहुत अरसे से शुरू है, लेकिन ये मुकाबला जारी कैसे है, अब कुछ इस पे बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मसनूई ज़हानत का दौर है, और बहुत सारे शुबहात ऐसे हैं जिनके बारे में कहा यह जा रहा है कि अभी उनका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दोनों ममालिक में से इस दौड़ में ज़्यादा आगे कौन दिखाई देता है। लेकिन जी जब बात होती है शोबा टेलीकॉम की तो इसका हुआवे इस शोबे की सबसे बड़ी कंपनी इस वक्त बन चुकी है। हुआवे मगरबी ममालिक समेत दीगर जगहों पर फ़ोन, टावर, सेल के सामान में अपना सानी नहीं रखता है। इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और इसने अमेरिका को इस दौर में, सेल फ़ोन्स की दौर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। फिर जी हम कुछ बात कर लेते हैं कमर्शियल ड्रोन्स को लेकर। कमर्शियल ड्रोन्स में भी चीन एक मिसाल बन चुका है। DJI नामी कंपनी है जो कि चीन के सरमायाकार की है और दुनिया में ज़राअत, फिल्म साजी, पब्लिक सेफ्टी, फ़ज़ाई तस्वीर कशी हो, इसके लिए ड्रोन्स में ये कंपनी जो है सबसे आगे दिखाई देती है। और नाज़रीन, जिसके पास गाड़ी है उसको ये भी मालूम है कि अब बहुत सारी जगहों पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में भी ये गाड़ियां कुछ जगहों पर हमें चलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बिजली से चलने वाली गाड़ियां मगरबी ममालिक, जापान और कोरिया ने गैसोलीन पर चलने वाली गाड़ियों पर अजारादारी रखी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि चीन बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए आलमी पैदावारी मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है और इसकी पैदावार और फ़रोग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, खुसूसन मुल्क के अंदर जो कि गाड़ियों की एक बहुत बड़ी मार्केट है। यानी अगर आप में से कोई चाइना जाता है तो आपको वहाँ की सड़कों पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स चलती हुई दिखाई देंगी। और ऐसा कैसे हो सकता है जी कि सोशल मीडिया के बारे में हम बात ना करें। चीनी मोबाइल ऐप जो है ख़ास तौर पर टिकटॉक, उसने अमेरिका में सबसे ज़्यादा मकबूल एप्लीकेशन इस वक्त बन चुकी है, बल्कि अमेरिका में क्या, ये तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा जी, हम चूँकि IT के हवाले से बात कर रहे हैं, इस दौर में कौन आगे है, कौन पीछे दिखाई दे रहा है, कुछ डिटेल तो हमने आपको बताई है, लेकिन ये दौड़ जो है क्या रुख इख्तियार कर सकती है, कुछ इस पे भी हम बात कर लेते हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद तनवीर साहब जो कि IT एक्सपर्ट हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनवीर साहब, पहले तो ज़रा एक चीज़ ये बता दीजिएगा, ये जो दोनों ममालिक के दरमियान एक दौड़ जारी है, इस दौड़ में हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जैसे अमेरिका की तरफ से बहुत सारी पाबंदियां या टैक्स, जो सामान वहाँ पर इंपोर्ट कर रहा था चाइना अमेरिका से, उस पर बहुत भारी टैक्स आयद किया गया और अभी भी ऐसी कुछ एफर्ट्स जारी हैं। तो हम ये तो नहीं देखेंगे कि कहीं ये मुकाबला जो है ये बेहतर हो
पॉजिटिव उसमें जाए, ये कहीं नेगेटिव रुख इख्तियार कर ले कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखें, दो जाइंट्स हैं, दो सुपर पावर्स, एक सुपर पावर है, दूसरा बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो जंगें हैं वो तलवारों के ज़रिए और गोलियों के ज़रिए नहीं होनी। अब टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल। इकोनॉमी को भी यही स्ट्रेंथन करती है और डेफ़िनेटली जिसके जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा और वही दुनिया को लीड करेगा। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है दोनों मुल्कों ने और ये काम स्टार्ट हुआ था ट्रंप के इरा में, जब उसने पाबंदी लगाई कि इंटेल अपनी जो चिप्स हैं वो सेल कर सेमीकंडक्टर्स जो थे, उन्होंने सेल करने से इनकार किया हुआवे को। हुआवे की मोबाइल फ़ोन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, एप्पल को क्रॉस कर रहे थे। तो उसके ज़रिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सेटबैक हुआ हुआवे की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को। हम्म। तो उसके बाद ट्रंप ने ही टैक्सेस आयद किए कि जो इंपोर्ट्स हो रही हैं चाइना से यूएस पे, उस पे टैक्स इंपोज कर दिए ताकि वो चीज़ें आई मीन ज़्यादा महंगी हों और यूएस की मार्केट को भी उससे फ़ायदा हो। तो ये काम वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद चाइना ने जब ये रियलाइज़ किया कि अब जो टेक्नोलॉजी की वॉर है वो ओपन हो चुकी है और ये कोई ढकी-छुपी बात रही नहीं, तो उसने भी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट किया। अभी आप देखें सोशल मीडिया की जैसे आप बात कर रही थी कि टिकटॉक एक बड़ी कंपनी के तौर पे इमर्ज की, यूएसए ने बड़ी कोशिश की उसको रोकने की। जो ट्रंप की इंतजामिया थी उसने पाबंदी भी लगाई, लेकिन वो यूएस कोर्ट के जरिए पाबंदी हटवा ली गई और बाइडेन ने भी उसको आई मीन पाबंदी हटा ली। इसी तरह वी चैट जो कि चाइना बेस्ड कंपनी थी उस पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सके यूएस और उस पर से भी पाबंदी हटानी पड़ी। इसी तरह आपने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात की, तो 80% जो चंक है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, जो कमर्शियल ड्रोन्स होती हैं, वो चाइना के पास है और यूएसए उसमें भी बिहाइंड है। अभी जो मेन इन दोनों की जंग चल रही है वो एक क्वांटम कंप्यूटर में और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी रिसेंटली मैं एक इंसिडेंट कोट करूं, जब इसराइल ने ईरान के एक जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा एक पर्सन थे, उनकी जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड एक पर्सन थे, उनको असैसिनेट किया था। तो उसमें एआई एनेबल्ड एक मशीन गन यूज की गई थी और जो कि कंट्रोल किया गया था जिसको रिमोट के जरिए। मतलब मशीन गन को कोई बंदा ऑपरेट नहीं कर रहा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर ही डिसीजन ले रही थी और रिमोटली उसको ऑपरेट कर रहे थे पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा आई मीन एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की कि अब जो जंगें हैं वो डायरेक्टली लोगों की इन्वॉल्वमेंट से आगे बढ़ रही हैं। तो अगेन जैसे आप बैटरीज की बात की, उसमें चाइना बहुत आगे है। अभी मैं देख रहा था कि सैमसंग और एप्पल एप्पल दूसरे नंबर पे आता था। बिल्कुल एक जी, चाइनीज 5 बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोबाइल है की योमी। कंपनीज़ हैं, उनमें से 3 बड़ी जो हैं, वो इस वक़्त चाइना के अंदर हैं। तो यहाँ पे अभी हमें चाइना ही की सबकत दिखाई दे रही है। अच्छा, चाइना के हवाले से ये भी है कि 5G की जब बात होती है कि जी अब नया दौर है, 4G से बहुत आगे का दौर है, 5G का दौर है, तो अमेरिका ने देखा कि हमने कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की कि वो इसमें सबकत ले जाए, लेकिन ऑलरेडी चाइना जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो इसको लेकर इंस्टॉल कर चुका है। आपको लगता है कि यूएस इसको कम्पीट कर पाएगा, सलाहियत रखता है? आगे जाकर कुछ अरसे में हम देखेंगे कि उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया 5G में? इस मामले में जो कंपटीशन चल रहा है वो नेक टू नेक चल रहा है। अगर हम ये बात करेंगे 4G और 5G की जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट है, उसमें तो चाइना बहुत आगे जा रहा है फिलहाल। मतलब यूएसए से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। लेकिन उसकी जो इटसेल्फ आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसमें डेफिनेटली यूएस थोड़ा आगे है, लेकिन अगर उसके हार्डवेयर की बात करें, उसके एक्सेसरीज की बात करें, उसकी इंस्टॉलेशन की बात करें, तो हावे इस वक्त अनबीटेबल है। मतलब उसको दूर परे तक भी कोई यूएसए की कंपनी उसको मीट नहीं कर पा रही। और जब एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, हम 4G से 5G की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर चाइना वे अहेड है और इवन यूएसए के अंदर भी जो इंस्टॉलेशन चल रही हैं वो हावे की चल रही हैं। तो बहुत ज्यादा अभी अगर हम एज देना चाहें तो हावे को बहुत ज्यादा एज है। सिवाय इलेक्ट्रिक कार्स में के टेस्ला, वो अभी तक अनबीटेबल है। ठीक है, टेस्ला अभी तक बहुत आगे चाइना जा को रहा है। एज उसके बाद हासिल है, यही हमें दिखाई दे रहा है। तनवीर साहब, मुझे कहा जा रहा है कि आपको शुक्रिया बोलना है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँगी, पहले हमने बहुत सारे ऐसे जोक्स भी देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा बात होती थी और हम खुद भी यही समझ रहे होते थे कि अगर चाइना से कोई चीज़ बनकर आई है तो वो कोई इतनी रिलायबल नहीं है, कोई इतनी पायदार नहीं है, कोई इतनी अच्छी नहीं है,
हैं, मटेरियल के हवाले से भी, दीगर मामलात को लेकर भी। लेकिन आप समझते हैं कि चाइना ने अब इस पर खासा काम किया है, कुछ बेहतरी आई है प्रोडक्ट्स को लेकर? चाइना पहले इस पे काम कर रहा था। देखिए, उसने चंक्स में डिवाइड किया होता है वर्ल्ड को, कि एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको किस तरह का मटेरियल भेजना है उनकी परचेजिंग पावर के लिहाज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कौन से पार्ट्स और किस तरह का मटेरियल भेजना है जो वहां के लोगों की परचेजिंग पावर से आई मीन मीट करती हो। तो डेफिनेटली वो जानते हैं और ठीक है, मार्केट को हर उन्होंने हर ऑक्यूपाई तरह के करना है बायर के अपनी। लिए उसकी पॉकेट के मुताबिक चाइना के पास चीज़ मौजूद है, और यही वजह है कि अभी तक चाइना इस टेक वॉर में हमें अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल मोहम्मद तनवीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ना है जी हमें अब शो में, और अब हमें बात करनी है अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसने अफगानिस्तान के लिए $45 मिलियन की हंगामी इमदाद का इजरा कर दिया है, जबकि आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और यहाँ डॉक्टर्स और सेहत के हुकाम समेत तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की हैं। बड़ी ये अहम खबर है WHO की जानिब से इस तरह से उनके सरबराह का यहाँ का दौरा किया जाना। क्या सूरत हाल उन्होंने हॉस्पिटल्स में देखी है, क्या कुछ हुआ इन मुलाकातों में, ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं एक पैकेज में, आपको दिखाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के लिए $45 मिलियन की हंगामी इमदाद का इजरा कर दिया है, ताकि लोगों को बर वक्त इमदाद मिल सके और उनकी जिंदगियां महफूज की जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की इस हंगामी इमदाद का मकसद अफगानिस्तान के निज़ाम सेहत को मजबूत करना है, ताकि मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी उमूर और हंगामी इमदाद के सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफ्थ ने अपने बयान में कहा है कि ये इमदाद अफगानिस्तान में जिंदगियां महफूज बनाने के लिए जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के निज़ाम सेहत का जवाल तबाहकुन होगा, क्योंकि यहाँ मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है और तिब्बी अमले को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा, और मुल्क में ईंधन की भी कमी हो रही है। मार्टिन का कहना था, अगर अफगानिस्तान के निज़ाम सेहत को मजबूत न किया गया तो लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं आ सकेंगी। गुज़िश्ता महीने तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगानिस्तान में तिब्बी सहूलतों के हवाले से बहरान ने सर उठाना शुरू किया है, क्योंकि आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी डोनर्स ने अपने फंड्स मुंजमद कर दिए हैं, जिससे तिब्बी इमदाद और तिब्बी सहूलतों की फराहमी के हवाले से मुश्किलात पैदा हो गई हैं। दूसरी तरफ आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडहानम ने अफगानिस्तान के दौरे में काबुल के वजीर मोहम्मद अकबर खान नेशनल अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर से मुलाकातें की हैं। आलमी इदारा सेहत अफगानिस्तान में ट्रामा के मुतासरीन के लिए एक ठोस और मजबूत प्रोग्राम चला रहा है, जिसके तहत यहाँ इन मरीजों को संभालने और उनकी देखभाल के लिए अमले को तरबियत देने के साथ साथ मुल्क के 130 अस्पतालों को तिब्बी आलात की फराहमी भी की गई है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अफगानिस्तान में ट्रामा के मरीजों से मुतालिक चलने वाले इस प्रोग्राम के सबब काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके के बाद मुतासरीन को बेहतर इमदाद दी गई है। ताहम आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने यहाँ तिब्बी सहूलियात की कमी के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि सेहत की सहूलियात की फराहमी एक मुसलसल अमल है। अगर अफगानिस्तान का निज़ाम सेहत गिर गया तो बड़ी तबाही होगी और बहुत से लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। इसलिए हमें सबको मिलकर इस इंसानी अलमियों को रोकना होगा। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने अफगानिस्तान के दौरे में तालिबान हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। और अब हमें आपको लेकर चलना है सऊदी अरेबिया, जहां 91वें कौमी दिन की तकरीबात का इनाकाद किया गया। बड़ी धूमधाम रही जी, बड़े जोशो खरोश से लोगों ने अपना ये कौमी दिन मनाया। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहुत बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया था। और न सिर्फ ये, बल्कि हमने यहाँ पर आतिशबाजी होते हुए भी देखी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो यहाँ पर रोड्स पर मौजूद होती हैं, उनके ऊपर हमें सऊदी अरेबिया का जो परचम है वो लगा हुआ दिखाई दिया। जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से मनाया। क्या कुछ हुआ है सऊदी अरेबिया पर कौमी दिन को लेकर, कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं।
बिल्कुल जी, सऊदी अरेबिया में कौमी दिन के हवाले से तकरीबात हुई और पाकिस्तान में भी एक मरकज़ी तकरीब रखी गई थी जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी खिताब किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सदर के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कौमी दिन पर सऊदी अरेबिया को मुबारकबाद पेश किया। बहरहाल जी, आगे बढ़ना है। फिल्मों के शायकीन बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं एक फ़िल्म के बारे में, वो है होटल रवांडा, जिसमें शख्स एक जिसने मरकज़ी किरदार अदा किया था उसे बहुत ज़्यादा सराहा गया था और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन आपको बताएं कि जो इसका मरकज़ी किरदार था, जो इसका हीरो था, उसे अदालत ने दहशतगर्दी के जुर्म में 25 साल की कैद सुना दी है। 67 साला ये साबिक होटल मैनेजर हैं जिनको दुबई से गिरफ्तार किया गया है। क्यों ये अरेस्ट हुए हैं, पहले ये हीरो थे और अब ये ज़ीरो कैसे बन गए हैं, रिपोर्ट में आपको बताते हैं। रवांडा की अदालत ने पाल रूसीसा बगीना को दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने के जुर्म में 25 साल की कैद सुना दी है। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद फिल्म होटल रवांडा के मरकजी किरदार अब दहशतगर्दी की पादाश में तवील कैद काटने के लिए सलाखों के पीछे हैं। रवांडा में होने वाली नस्ल कुशी मज़कूरा फिल्म का बुनियादी मजमून थी और इसमें पाल रूसीसा बगीना के दौरान कत्ले आम किरदार को इस फिल्म में मरकजी हैसियत दी गई है, क्योंकि पाल ने बतौर होटल मैनेजर नस्ल कुशी की वारदातों के दौरान 1000 लोगों की जान बचाई। रवांडा में होने वाले नस्ली फसादात में अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 के दौरान होतो बिरादरी के इंतहा पसंद अफराद ने तत्सी नस्ल के करीब 8 लाख अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। पाल का ताल्लुक भी होतो नस्ल से है और उन्होंने तत्सी नस्ल की खातून से शादी की थी। फसादात के दौरान पाल एक बड़े होटल में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे जब होतो नस्ल के सैकड़ों अफराद ने होटल को घेरे में ले लिया। ये सब लोग नेजों और राइफलों से मुसल्ला थे। पाल ने अपनी किताब एन ऑर्डिनरी मैन में लिखा है कि होतो नस्ल के अफराद को होटल में पनाह लेने वालों के कत्ल से रोकने के लिए उनकी कायल करने की सलाहियत ने भरपूर काम दिखाया और इन लोगों की जानें बच गईं। उन्होंने लिखा है कि वो ऐसा करने में इस तरह कामयाब हुए कि इनके पास नकद रकम मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने आलीशान होटल में ठहरने वाले कुछ अहम लोगों से अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया। वो लिखते हैं कि होटल 1 घंटे में मकतलगाह बन जाता। मैंने मुसलसल 1 घंटे तक फोन कॉलिंग की, कई सीनियर हुकाम से राब्ते किए जिनमें से एक ने इस हमले को रुकवाया। उन्होंने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सारा फर्क इसी फोन कॉल से पड़ा था। 1996 में पाल ने रवांडा छोड़ दिया क्योंकि हुकूमत पर उनकी तनकीद और हुकूमत की तब्दीली के मुतालबात से वो हीरो के बजाय रियासत के दुश्मन समझे जाने लगे। रवांडा के मौजूदा सदर पाल गकामे का ताल्लुक तत्सी नस्ल से है। उन्होंने कत्ले आम का खात्मा करने वाली फोर्सेस की क़यादत की थी और फिर बाद में सदर बन गए। उनकी हुकूमत पर इल्जाम है कि वो अपने सियासी मुखालफिन से सख्ती से पेश आते हैं। उन्होंने पाल रूसीसा बगीना को खुद साख्ता हीरो करार दिया और सरकारी मीडिया ने भी तनकीद का निशाना बनाया। पाल ने अपने खिलाफ इल्जामात और गैर मुनसिफाना ट्रायल का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अदालती कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अदालत से कहा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जुर्म किए हैं मगर मेरा किरदार सफारतकारी था। इनके खानदान का कहना है कि पाल को सदर गकामे की तरफ से ज़ेरे इताब रखने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताएं कि ब्राज़ील के मकामी लोगों ने नॉर्वे के सफारतखाने से अपील की है कि अमेज़न के बरसाती जंगलात को कटने से महफूज किया जाए। ब्राज़ील के मकामी लोगों के नुमाइंदा तंजीम ने अलामती एहतजाज के दौरान एक दरख्त को ट्रॉलर पर रखा और सफारतखाने के सामने लेकर आई। क्या माजरा है, रिपोर्ट में देखिए। अमेज़न के जंगलात को जमीन के फेफड़े समझा जाता है क्योंकि ये कुराए अर्ज पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जरिया है। इनकी तारीख पिछले 5000 साल पर मुहित है। यहाँ के मकामी कदीमी लोग अपने खित्ते की तहजीब को साथ लेकर चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मकामी लोगों की नुमाइंदा तंजीम ने इन जंगलात को कटाई से महफूज रखने के लिए एक अलामती एहतजाज के दौरान एक दरख्त को ब्राजील में मौजूद नॉर्वे के सफारतखाने के सामने ले आई है। मकामी नुमाइंदा तंजीम की मुतहरिक रुकन सोनिया का कहना है कि अमेज़न के जंगलात जंग का मैदान बन चुके हैं और यहाँ होने वाले दरख्तों की कटाई का 90% मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। हालिया अलामती एहतजाज का इनेकाद ऐन उस वक्त किया गया है जब ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगलात की कटाई के हवाले से अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा कर रहे थे। इस एहतजाज के दौरान मकामी नुमाइंदा तंजीम की तरफ से जतूबा के एक दरख्त को ट्रॉलर पर लाद कर नॉर्वे के सफारतखाने के सामने लाया गया, जिसके लिए सफारतखाने के गेट खोल दिए गए और दरख्त को सफारतखाने के अहाते में लगा दिया गया।
कदीमी मकामी लोगों की नुमाइंदा तंजीम की मुतहर्रिक रुकन सोनिया का कहना था कि नॉर्वे वाहिद मुल्क है जिसने जंगलात की कटाई रोकने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए हैं। उन्होंने कहा, जतूबा का दरख्त माहौल दोस्त मुल्क में पनाह लेने का तलबगार है। जतूबा के दरख्त को ब्राजील की चेरी भी कहा जाता है। ये दरख्त अमेज़न और जनूबी अमेरिका के दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। मकामी लोग इस दरख्त को तिबी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा सदर जैर बोल्सोनारो को अमेज़न में कानकनी और ज़रूरी सरगर्मियों की वजह से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि ब्राज़ील के माहौल से मुताल्लिक कवानीन दुनिया के लिए मॉडल की हैसियत रखते हैं और ब्राज़ील के सदर ने वादा किया है कि वो जंगलात की गैर कानूनी कटाई को कंट्रोल करेंगे। ताहम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक काम करने वाले ग्रुप्स उनकी इस तकरीर और वादे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब बात करेंगे अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के 6 फरीकी दिफाई माहदे की, जिसके बाद फ्रांस और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कशीदगी शुरू हो गई है। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन का इस बारे में कहना है कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के माबैन टेलीफोनिक राबिता भी हुआ है और अगले महीने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मज़ीद क्या कुछ होने वाला है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले 6 फरीकी दिफाई माहदे के बाद फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिए थे और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के माबैन आबदोजों की फराहमी का मुआहिदा भी खटाई में पड़ गया था। फ्रांस के वजीर खारजा ने इस दिफाई मुआहिदे को धोखे और इत्तेहादियों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था, क्योंकि 6 अफ्रीकी दिफाई मुआहिदे से कबल फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 12 आबदोजें तामीर करके देने का मुआहिदा किया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने 6 अफ्रीकी दिफाई मुआहिदे का दिफा करते हुए कहा था कि फ्रांस के साथ दिफाई मुआहिदे में ऑस्ट्रेलिया ने ये वाज़ेह किया था कि ये आबदोजें उनकी स्ट्रैटेजिक जरूरियात के लिए काफी नहीं हैं। स्कॉट मॉरिसन का कहना था कि उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रून से गुफ्तगू करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। फ्रांस के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए उन्हें किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। मॉरिसन ने कहा कि फ्रांस के साथ मुआहिदे की मनसूखी पर उन्हें फ्रांस की मायूसी का मुकम्मल अंदाजा है, क्योंकि ये दिफाई डील 60 अरब डॉलर की थी और वो फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने का फैसला आने वाले वक्त में मुनासिब मोड़ पर करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑकस मुआहिदे को पजीराई मिल रही है और उसके तहत ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लैस आबदोजों का फलीट रखेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रून के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने सहाफियों को बताया है कि दोनों रहनुमाओं के माबैन गुफ्तगू दोस्ताना माहौल में हुई है। ये टेलीफोनिक गुफ्तगू 30 मिनट तक जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक की सुदूर ने मुशावरत के साथ दोनों ममालिक के माबैन एतमाद की बहाली की इक़दामात उठाने पर रजामंदी का इजहार करते हुए अगले महीने अक्टूबर में यूरोप में मुलाकात करने का फैसला किया है। दुनिया भर में आज क्या अहम हुआ, हमने आपको आगाह किया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।